फिल्म छावा को रिलीज होकर 3 सप्ताह पूरे हो चुके हैं और अब वो चौथा सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है और चौथे सप्ताह में भी उसके इतने शोज चल रहे हैं जितने कि आजकल अच्छी अच्छी फिल्मों के पहले हफ्ते में भी नहीं चलते हैं। तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक क्रांति लाई हुई है और आज हम इसी को एनालाइज करेंगे कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये फिल्म इतनी बड़ी, जिसने कि पूरे देश में एक तहलका मचाया हुआ है। ऐसा ये कैसे हो गया? ये फिल्म 140 करोड़ की लागत से बनी है और अभी तक ये फिल्म 691 करोड़ रुपए का ग्रॉस बिजनेस कर चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके निर्माता हैं दिनेश विजन, जिनकी मैडॉक फिल्म्स इस फिल्म की प्राइमरी प्रोड्यूसर है। डायरेक्टर हैं लक्ष्मण उतेकर और ये शिवाजी सावंत द्वारा लिखे गए इसी नाम के एक नॉवल पर आधारित है, एक मराठी नॉवल पर आधारित है। सिनेमाटोग्राफी सौरभ गोस्वामी की है और एडिटिंग मनीष प्रधान का है। इन लोगों का नाम लेना भी बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि इन लोगों का काम बहुत ही जबरदस्त है। प्रोडक्शन डिजाइनर हैं सुब्रता चक्रवर्ती और अमित राय, जिन्होंने की कमाल का पीरियड क्रिएट किया है। और जो सबसे बड़ा योगदान है इस फिल्म में निर्देशक के बाद, वो है एक्शन डायरेक्टर्स का टोडोर लाजारोव और परवेश शेख। टोडोर लाजारोव एक बल्गेरियन प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले एक और भारतीय फिल्म ट्रिपल आर में एसोसिएट या सेकंड यूनिट डायरेक्टर के तौर पर एक्शन को हैंडल किया। सो ही इज रियली वेरी रिमार्केबल। इस फिल्म के अंदर जो वॉर सीन्स हैं, और ये एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर टॉकी से ज्यादा वॉर सीन्स हैं या तकरीबन बराबर बराबर है। फिल्म की जो ड्यूरेशन है वो 161 मिनट्स है। आज की तारीख में 161 मिनट एक बहुत ही इंडल्जेंट इंडल्जेंट लंबाई है। 161 मिनट 120 यानी कि 2 घंटा 41 मिनट की ड्यूरेशन की ये फिल्म है, लेकिन सुपर डुपर हिट है। तो ड्यूरेशन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसकी जो कहानी है वो शुरू होती है, एक शुरू में नरेशन जाता है टाइटल्स के अंदर शिवाजी महाराज की बारे में, कितने महान वो एक वॉरियर, मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी स्तुति में पूरा का पूरा टाइटल्स के अंदर एक कमेंट्री जाती है अजय देवगन की आवाज में। और उसके बाद में सीन ओपन होता है औरंगजेब के दरबार से, जहां पर यह सूचना आती है कि शिवाजी महाराज नहीं रहे। और वहां पर औरंगजेब से ये लाइन बुलवाई गई है कि वो दुआ करता है अल्लाह से, जन्नत के दरवाजे खोल, एक शेर आ रहा है। हालांकि उसके धर्म के मुताबिक यह नामुमकिन है क्योंकि जन्नत के दरवाजे केवल उसी के लिए खुलते हैं जिसने इस्लाम को कबूल किया हो और जिसने कलमा पढ़ा हो। ये एक मान्यता की बात है, ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता नहीं है, लेकिन समझने की बात है। तो इस प्रकार से पिक्चर की ओपनिंग की गई है और फिल्म औरंगजेब खुशियां मनाने का आदेश देते हैं कि खुशियां मनाओ, हमारा इतना बड़ा दुश्मन हुआ। अब तो पूरा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आ ही जाएगा क्योंकि दक्कन का जो शेर था वो अब नहीं रहा। तो इस तरीके से वो बहुत निश्चिंत हो जाता है और दक्कन में
जहां तक उसका बॉर्डर है वो बुरहानपुर नाम एक नगरी है, जहां पर उनका जो सूबेदार है वो जमान खान, जबरदस्त बॉडी दिखाई है और इनकी मसाज करते हुए इंट्रोडक्शन होती है ये वहाँ के। और वहाँ पर उन्होंने इतना खजाना, वहाँ की रियाया को लूट कर इतना खजाना इकट्ठा किया गया है, वो सारा खजाना दिखाया है। और ये बड़े निश्चिंत भाव से बैठे हुए हैं। तो जैसे जलजला आता है, एक भूकंप आता है, उस प्रकार से चीजें कांपने लग जाती हैं और पता लगता है कि मराठों ने यहाँ पर अटैक कर दिया बुरहानपुर पर। और दूरबीन से देखते हैं और संभाजी महाराज लीड करते हैं। जबरदस्त वॉर सीन है और वॉर सीन इस फिल्म के हाइलाइट्स हैं। इतने बेहतरीन वॉर सीन्स कोई भी फिल्म में आज तक, भारतीय फिल्म में नहीं दिखाए गए। और जो वॉर की, जो युद्ध की विभत्सता है, जिसको देखकर सम्राट अशोक ने अपनी तलवार फेंक दी थी, यानी कि उतनी विभत्सता वॉर की, इतना खून खराबा, इतनी क्रूरता इस फिल्म के अंदर, इसके युद्ध के दृश्यों में और क्लाइमेक्स में देखने को मिलती है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस तरह से कहानी की शुरुआत होती है। और वहां पर ये जो जमान अहमद है, जमान खान है, ये संभाजी महाराज को एक ट्रैप डोर के माध्यम से एक तह खाने में गिरा देता है, जहां पे एक शेर होता है और वहां पे संभाजी की लड़ाई होती है शेर के साथ में, और वो शेर को परास्त करते हैं नंगे हाथों से, और फिर आके जमान को भी खत्म कर देते हैं। और पूरे बुरहानपुर की वो ऐसी मतलब हालत कर देते हैं कि औरंगजेब आए तो उसको पता लगे कि किस के छत्रपति शिवाजी महाराज चले गए। इसका मतलब ये नहीं रहा कि दक्षिण का अब कोई छत्रपति नहीं रहा, कोई हिंदवी स्वराज की बात करने वाला नहीं रहा। तो ये सूचना औरंगजेब तक पहुंचती है और वो सुनकर बहुत ही व्याकुल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है, और वो निर्णय लेता है कि वो अपनी समूची सेना लेके, और ये जो शेर का बच्चा अपने आप को कह रहा है, छावा का अर्थ है शेर का बच्चा, ये जो अपने आप को शेर का बच्चा कहने को ये बेताब हो रहा है दुनिया को बताने के लिए, इसको मैं जाकर खत्म कर देता हूँ। और ये अपनी सेना लेके निकलता है और उसके साथ में एक शहजादी है, जीनत उन निसा, उनकी शहजादी है जो उनके सलाहकार के रूप में दिखाई गई है। और ये कमेंट करती हैं, बहुत कम संवाद हैं पूरी फिल्म के अंदर। मैंने पहले ही कहा कि संवाद वाले दृश्यों से ज्यादा युद्ध के दृश्य हैं। तो इस प्रकार से बुरहानपुर को पूरी तरह ध्वस्त करके और वहां के खजाने को लूट के संभाजी अपनी राजधानी वापस लौटते हैं, और वहां उनकी पत्नी येसुबाई उनका स्वागत करती हैं। और ये बहुत ही, जिस प्रकार से एक योद्धा की पत्नी होनी चाहिए जो उसका मनोबल भी बढ़ाए और दो युद्धों के बीच में उसके जो भावनात्मक, उसके अंदर का जो प्राणी है उसको भी पोषित करती रहे, ऐसी एक आदर्श पत्नी के रूप में ये रोल किया गया है येसुबाई का। और उनकी एक सास होती है जो संभाजी की सौतेली माँ है, सोयारा बाई, ये दिव्या दत्ता जी ने रोल प्ले किया है। और उनका एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है राजा राम, और ये स्वप्न देख रही हैं, ख्वाब देख रही हैं कि इनका पुत्र जो है वो बनेगा छत्रपति, यानी कि मराठा साम्राज्य की गद्दी पर उनका पुत्र बैठेगा, संभाजी का सौतेला भाई। ये वो प्लानिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर संभाजी को सूचना मिलती है कि औरंगजेब का पुत्र मिर्जा मोहम्मद अकबर वो उनसे मिलना चाहता है। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। और जो हम स्क्रीन प्ले को भी स्टडी कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर उस सारे प्रिंसिपल्स को
यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो इस फिल्म की लंबाई है 161 मिनट्स, यानी कि लगभग 160 मिनट का 1/4 होता है 40th मिनट। तो ये जो बहुत बड़ा ये प्लॉट पॉइंट जो है इस पिक्चर का, वो है मिर्जा मोहम्मद अकबर का संभाजी को मिलना। ये ये पूरा का पूरा प्लॉट पॉइंट शुरू होता है जब ये सूचना मिलती है संभाजी को कि औरंगजेब का पुत्र अपने पिता के विरोध में विद्रोह करने के लिए उनके सहयोग का आकांक्षी है, उनसे मिलना चाहता है। ये बड़ी अनबिलीवेबल न्यूज है और वो इसी हिसाब से प्रिकॉशन लेते हुए मिलते हैं। बहुत ही रोचक तरीके से इस दृश्य को फिल्माया गया है। और जब संभाजी को पता लगता है कि वास्तव में ये अपने पिता के विरोध में एक बगावत करने के लिए तत्पर है, तो वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये फिल्म का प्लॉट पॉइंट 1 है, लेकिन दिस इज अकरिंग आफ्टर द 50th मिनट। अगर ये प्लॉट पॉइंट 40th मिनट और इसको 40 मिनट पे लाने के लिए 10 मिनट की फिल्म कम करनी पड़ेगी, तो कीपिंग दैट इन माइंड अराउंड 38th मिनट ये प्लॉट पॉइंट अगर आ जाता तो फिल्म की रोचकता और अधिक बढ़ गई होती। और क्योंकि जो एंड का वाला प्लॉट पॉइंट 2 है वो सही जगह पे है, वो फिल्म खत्म होने से वो 35-40 मिनट पहले है फिल्म की वर्तमान ड्यूरेशन के हिसाब से, जब सोयारा बाई के जो भाई हैं और जो एक ऑटोनोमस राज चाहते हैं मराठा एम्पायर के अंडर, वो चाहते हैं कि उनको सत्ता मिले, ताकत मिले, और वो संभाजी देने को तैयार नहीं होते। तो वो जो है वो जाके औरंगजेब को, यानी कि जीनत उन निसा, उन्होंने ये मिशन बनाया था कि किसी तरह पता लगाओ कि संभाजी, तो संभाजी एक बहुत ही कम फौज के साथ में 300 लोगों की फौज के साथ में घिर जाते हैं और ये बगावत जो है वो उन्हीं के परिवारजनों ने की। दिस इज द प्लॉट पॉइंट 2। दिस इज अकरिंग एट द परफेक्ट प्लेस। सो इफ प्लॉट पॉइंट 1 had occurred at the right place, this picture would have done even greater business। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अभी लगभग लगभग 700 करोड़ का ये वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर चुकी है। अगर इसकी ड्यूरेशन 10-11 मिनट कम करके इसका जो प्लॉट पॉइंट 1 है वो 40th मिनट पे या 38th मिनट के आसपास चालू होता, तो इसकी जो सिमेट्री है इसका हम मतलब नहीं समझ पाएंगे। ये हम इसीलिए सिनेमाया को लगातार देखना होगा। मैं बार बार रिपीट करता जा रहा हूँ कि ये ऐसी बातें हैं जो एकदम से एक बार में समझ में नहीं आएंगी। जो समय का जो अनुभव है, जो समय हमको दिखाई नहीं दे रहा आंखों से, वी कैन नॉट सी टाइम विद आवर आईज लाइक वी कैन सी द स्पेस। तो जो फिल्म का टाइम है, जो इस फिल्म का टाइम है 141 मिनट का, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा, वो हम अनुभव कर रहे हैं। फिल्म सुपर डुपर हिट है क्योंकि फिल्म के अंदर एक के बाद एक जबरदस्त वॉर सीन्स हैं। वॉर सीन्स हैव नेवर बीन सीन लाइक दिस बिफोर। So let us come back to those 7 points by which we decide how much a picture is going to click. Number 1, casting. The casting of this picture is perfect. परफेक्ट कास्टिंग, जो हमारे मेजर रोल हैं वो बिल्कुल ही परफेक्ट है। अक्षय खन्ना इन द रोल ऑफ औरंगजेब इज आउटस्टैंडिंग। एंड औरंगजेब जो है वो अपनी पूरी फौज लेके इस न्यू किड ऑन द ब्लॉक बोलेंगे, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। वो उसको कंट्रोल में नहीं ला पा रहा है। वो गुरिल्ला वॉरफेयर से लगातार उसकी फौजों को कम करता हुआ जा रहा है। तो उसका जो रिएक्शन है वो अक्षय खन्ना ने इतनी खूबसूरती से मेकअप के द्वारा उसके चेहरे पर बढ़ती हुई निराशा, उसके चेहरे पर बढ़ती हुई बिटरनेस, और कोई भी फिल्म को
सुपरहिट करने के लिए उसके विलेन का बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे शोले हो, चाहे मिस्टर इंडिया हो, चाहे मोगैम्बो हो, चाहे गब्बर हो, और चाहे इस फिल्म का औरंगजेब हो। कि औरंगजेब की भले ही बहुत सारे लोग उसका सम्मान करते हो, लेकिन इस फिल्म में जो उसका चरित्र है वो उसको खलनायक के रूप में प्रस्तुत करता है। एक बहुत ही क्रूर इंसान है। और इस फिल्म के जो नायक हैं, तो विकी कौशल, वो उनको अजय देवगन या अक्षय कुमार जैसे बड़े नायक भी रिप्लेस कर सकते थे और पिक्चर का इम्पैक्ट ऐसा ही रहता। तो विकी कौशल जी ने इस फिल्म को 700 करोड़ के क्लब में पहुंचाकर अपनी जो स्टार स्टेचर है उसको अजय देवगन और अक्षय कुमार के समकक्ष कर लिया है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। रश्मिका मंदाना वो यीशु भाई के रोल में बहुत ही कॉम्पिटेंट है, और जो लोग उनके डिक्शन और इस सब की बातें कर रहे हैं वो फिजूल की बातें हो रही हैं। वो एक हिंदी फिल्म है, मराठी फिल्म नहीं है, और उनकी हिंदी परफेक्ट है। और जो करेक्टर के हिसाब से उनकी कास्टिंग जो है वो एकदम से सटीक है। तो इस पिक्चर की कास्टिंग सटीक है। और दूसरा, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। फिल्म इतने कन्विक्शन के साथ बनाई गई है। लक्ष्मण उतेकर जी ने अपने किसी इंटरव्यू में बोला कि लॉकडाउन के दौरान में उनको ये नॉवल पढ़ने को मिला और उनको ये जानकर कि छत्रपति शिवाजी के बारे में सबको जानकारी है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज इतने बड़े वॉरियर और उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इसके ऊपर एक फिल्म बनाऊंगा, और उन्होंने दिनेश विजन जी को अप्रोच किया एंड he liked the idea, and they rolled on. God bless them. They have done a wonderful job. So suspension of disbelief because of the conviction of the entire team is there is value of watching the film. You may be an admirer of Aurangzeb or whatever it may be your ideologies, but you are bound to fall in love with this picture while this is unrolling in front of you. So that is third is the upholding of a value. This film is upholding the value of Hindvi Swaraj. Hindvi Swaraj, as it gets projected through this picture, is another name for Hindutva. विरासत भी, विकास भी। आज हिंदुस्तान में एक रेनेसां हो रहा है, where we are becoming proud. On one hand, we are aspiring to become the world's leading economic and political power, and on the same time, we are also aspiring to display to the whole world our glorious and golden past. और उस दिशा में ये जो हमारी गोल्डन पास्ट को, ये जो ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, जो रेनेसां हो रहा है, जिसको हिंदुत्व का नाम दिया जा रहा है, एक नाम हिंदुत्व है, और इस फिल्म के द्वारा हिंदवी स्वराज उसी हिंदुत्व का कन्फर्मेशन है जो आज की लीडिंग वैल्यू है। और जो अलाइनमेंट है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है प्रोटैगनिस्ट का, और वो डायरेक्टर ने ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हीरो के इंट्रोडक्शन में बिल्कुल परफेक्टली अलाइन किया हुआ है। और जब वो शेर को मारकर जमन खान का कत्ल करता है तो ऑडियंस पूरी तरीके से वो जो हमारा नायक है उसके साथ एकाकार हो जाता है, उसके साथ आइडेंटिफाई करता है। An alignment of the point of view of the film with the point of view of the protagonist, an identification with his dramatic need. उसकी हीरो की ड्रामेटिक नीड क्या है? वो कोई खजाना नहीं ढूंढ रहा, वो कोई अपने लिए कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं ढूंढ रहा, वो हिंदवी स्वराज का एक सपना पूरा करना चाहता है। एंड वी ऑल आइडेंटिफाई विद दैट। द डायरेक्टर maintains his right to have a directorial point of view, and he uses it continuously whenever he is projecting Akbar. It has been used very well, but whenever he is with Sambhaji, the directorial point of view submerges with the point of view of Sambhaji, and the film is perfectly aligned with the point of view. So it is fulfilling. The stakes are very high. When we reach the climax, यार एक आदमी को जान कितनी प्यारी होती है, इसका तड़पा तड़पा के मारा,
मतलब इससे बड़ा कोई स्टेक्स नहीं हो सकती थी. सच हाई आर द स्टेक्स एंड द लास्ट द एंटरटेन. इट कुड हैव बीन मोर एंटरटेनिंग. A.R. Rahman sir is a very big music director, very renowned, internationally renowned music director. But let me tell you sir कि फिल्म के अंदर जो भी विजुअल दिखा रहा होता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक शुड नॉट बी डुप्लीकेटिंग दैट. जो विजुअल दिखा रहा है उसको बैकग्राउंड म्यूजिक शुड बी ए रिएक्शन. तो जब हम युद्ध दिखा रहे हैं तमाम क्रूरता के साथ में, तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी उस युद्ध की जो क्रूरता है, जो उसका विभत्सता है, उसको हाईलाइट करे जा रहा है, उसको एम्पलीफाई करे जा रहा है. इट शुड हैव बीन ऑन वीर रस. उसका रिएक्शन होना चाहिए था, रसात्मक होना चाहिए था. और कम से कम इतनी इतनी देशभक्तिपूर्ण फिल्म के अंदर कम से कम 4 सुपरहिट गाने होने चाहिए थे. जब फिल्म एंड होती है रोलिंग टाइटल के साथ में, एक गाना गाते हुए उसके हैंगओवर के साथ पब्लिक निकल के आती तो ये पूरी फिल्म और ज्यादा मनोरंजक हो गई होती. तो मनोरंजन में जो उसमें कमी रह गई, ड्रामे के ऊपर पूरा मनोरंजन है, भावनात्मक पूरा जो टॉर्चर हुआ है एंड में संभाजी का, उस पे पब्लिक रोती हुई बाहर निकल के आ रही है. लेकिन जो शौर्य है, उसका जो एंटरटेनमेंट है, अगर उसको भी म्यूजिक डायरेक्टर ने और डायरेक्टर ने सब लोगों ने मिलके किया होता तो ये पिक्चर आराम से 1000 करोड़ का भी मार्क क्रॉस कर गई होती. बट अ वंडरफुल फिल्म. इस पिक्चर ने पूरे बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में तहलका मचा दिया है. जो फिल्में इससे 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई, 2 हफ्ते बाद रिलीज हुई, सब लुढ़क गई हैं, अस्त व्यस्त हुई पड़ी है, और पूरे का पूरा एक खलबली मची हुई है, और एक विचारधारा, एक नई सोच का एक आगमन हुआ है. मैं इसका स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं, देखते रहिए सिनेमाया.